स्वाध्याय क्लासेस हम लोग अपने सीरीज को आगे जारी करते हुए भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना प्रियम्बल पर आज चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यह काफी आप लोग के लिए लाभदायक होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि प्रस्तावना से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का लिए सबसे पहला सवाल क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल। और दूसरा चीज ये देखना है वेदर इट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और यदि पार्ट है इफ सो वेदर इट कैन बी अमेंडेड और नॉट। क्या इसमें अगर ये संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो ये तीन चीज आता है। तो प्रस्तावना को सबसे पहला चीज, प्रस्तावना क्या है, ये हमारा संविधान का बेस है, आधार है, या हमारे संविधान का इसेंस है, यानी निचोड़ है, यानी निष्कर्ष। तो प्रस्तावना के बारे में अगर बोले तो अर्लियर इट वाज टेकन जस्ट एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रश्न आता है जो प्रस्तावना है क्या, क्या ये हमारे संविधान का बेस है, इसी पर संविधान आधारित है, और या ये पूरे संविधान का एक निचोड़ है। तो आंसर होगा इसका, जो ये संविधान का बेस नहीं है, इस पर संविधान आधारित नहीं है। ये संविधान का, ये प्रस्तावना को देखने से ही पता चलता है जो हमारा संविधान में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ये सारा जो निष्कर्ष है, जो इसका निचोड़ है, ये कहाँ पर दिखता है, प्रस्तावना में दिखता है। तो प्रस्तावना को पहले क्या समझा जाता था, इट वॉज जस्ट टेकन एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा जाता था। तो कहने का मतलब तो ये संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें हम लोग इन चीजों को चर्चा करने के लिए भारत में 4 केसेस का वर्णन करना बहुत जरूरी है। पहला केस था तो सबसे पहला हम लोग चर्चा करते हैं बेरूवारी वाद के संबंध में, जो 1960 में आया था। तो बेरूवारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा जो ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान का भाग नहीं। यानी इस केस में 1960 में बेरूवारी एक वाद आया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना जो ये संविधान का भाग नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो संविधान निर्माताओं के मन में क्या उपजे भावों का एक संग्रह है। तो कहने का मतलब क्या है। तो फिर इसके बाद एक केस है गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ का केस आया 1967 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इसे संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन इसमें इंटरप्रेट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना जो ये भले ही संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होगी वहां पर इसका सहारा लिया जाता है, इसका सहारा लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जहां पर भी संविधान का कोई भी भाषा संदिग्ध हो, जो इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए किसका सहारा लिया जाएगा, प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। तीसरा केस आया, हम लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आया था 1973। तो केशवानंद भारती जो वाद था, ये भारतीय इतिहास का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाद समझा जाता है, इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट में से। क्योंकि ये सबसे बड़ा बेंच का गठन हुआ था। इसमें 13 न्यायाधीश, कुल न्यायाधीश
13 थे। इसका वेटेज समझा जा सकता है, जो कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में इस क्वेश्चन का वैल्यू 1 करोड़ रुपया था। तो केशवानंद भारती में कितने जजों का बेंच था? तो कितने जजों का बेंच था? तो ये 13 जजेस का एक बेंच था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम इसे संविधान का भाग माना, संविधान का ही भाग माना। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का भाग माना, और संविधान के अन्य हिस्सों के तरह ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह संविधान का भाग है और संविधान के और हिस्सों के तरह इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल तत्वों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम लोग इसको साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो इसमें कोई भी चीज हम डिलीट नहीं कर सकते, इसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में इसमें हम लोग तो केशवानंद भारती, ये क्वेश्चन कई बार आया, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारती बना केरल राज्य। चौथा जो इंपॉर्टेंट है, एसआर बोम्मई मामला। एसआर बोम्मई का केस आया था 1994 में। तो इस वाद में इससे भी एक कदम आगे जाकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, जो ये संविधान का भाग तो है ही और संविधान की आधारभूत संरचना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की आधारभूत संरचना भी माना। प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत संरचना। तो ये 4 वाद को आपको याद रखना है। वेरुवाड़ी वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का भाग नहीं माना। फिर आया गोलकनाथ का वाद। गोलकनाथ में भी क्या है, इसको संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन इसको बताया गया जो जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होगी इसका सहारा लिया जाएगा इंटरप्रेट करने में। तीसरा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान का भाग माना। और चौथा वाद आया एसआर बोम्मई मामला 1994 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत संरचना कहा। तो जब केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो कुल एक ही बार संशोधन हुआ है, अभी तक कुल एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। इसमें क्या किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता था, उसको बढ़ाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 शब्द 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। तो अब बात आता है, तो ये क्यों जोड़ा गया और पहले क्यों नहीं था, इसके बारे में भी आपको बात करेंगे हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत ही बड़ा, बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था। ये 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा किया गया था और ये संविधान संशोधन इतना ज्यादा था जो इसको खुद में एक लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। और 42nd अमेंडमेंट के बाद फिर एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ था, जनता पार्टी की सरकार आया था 78 में, तो वो 44th अमेंडमेंट। तो एक तरह से हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जो 42nd में लगभग बहुत सारा संशोधन हुआ, तो उसी को पलटा दिया, किसमें पलट दिया गया, बहुत सारे को 44th अमेंडमेंट में। तो ये 2 बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट माना जाता है 42nd। तो अब हम लोग प्रस्तावना में जो लिखित शब्द है एक एक, उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये है हमारा प्रेमबल, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, पहला शब्द आया sovereign, दूसरा शब्द आया socialist, secular, democratic, republic, and to secure all its citizens justice। किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ये 47 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था और ये सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। ये तीन शब्द जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द 42nd अमेंडमेंट से। तो ये प्रस्तावना क्या है, तो अभी हमने बात किया जो ये प्रस्तावना हमारे संविधान का एक निचोड़ है या संक्षिप्त रूप है जो दर्शाता है, ये संविधान ये भी दर्शाता है जो हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो यानी प्रस्तावना को इसी कारण से उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रेम्बल इज ऑल्सो नोन एज उद्देशिका। तो यानी ये ऑब्जेक्टिव शो करता है क्या उद्देश्य है हमारे संविधान का। तो सबसे पहले वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये वाला बात। तो इससे क्या पता चलता है जो भारत के संविधान का स्रोत क्या है, तो भारत के संविधान का स्रोत पीपुल, लोग, जनता है। तो पीपुल इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा चीज क्या है, तो सर्वोपरि कौन है, हमारे मन में एक सवाल आता है जो जुडिशियरी सर्वोच्च है। तो यहाँ पर ये बताता है प्रियम्बर जो भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान है जो जनता द्वारा बनाया गया, इसलिए जनता ही सर्वोच्च है। तो ये चीज क्या दिखाता है, हमारे संविधान का स्रोत क्या है, तो जनता है। दूसरा वाला पार्ट दिखाता है जो हम क्या है, इंडिया इंडिया क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये वाला पार्ट क्या शो करता है, जो हम क्या हासिल करना चाहते हैं, जो हम क्या बनना चाहते हैं, क्या क्या देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब हम देना चाहते हैं। तो ये है सोर्स। ये वाला क्या है, जो व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू गेन, ये इस कोर्ट में। और लास्ट वाला पार्ट में दिया हुआ है जो हम संविधान को इतना तिथि को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है वो लास्ट वाला पार्ट में। तो प्रस्तावना से क्या क्या चीज झलकता है, पहला झलकता है भारत के संविधान का स्रोत जनता है। दूसरा चीज क्या है, जो भारत कैसा राष्ट्र है, तो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और भारत क्या हासिल करना चाहता है, तो जस्टिस हासिल करना चाहता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी हासिल करना चाहता है, लिबर्टी देना चाहता है किस चीज की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का, इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का, तो ये सब देना चाहता है। और लास्ट वाला पार्ट से डेट ऑफ एडॉप्शन और इनैक्टमेंट का पता चल गया। अब हम लोग एक एक करके इन शब्दों को देखेंगे। तो पहला क्या था, हम क्या है, सोवरेन स्टेट है। सोवरेन का हिंदी में क्या होता है, सर्वप्रभुत्व संपन्न। तो इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन। तो सोवरेन का अर्थ होता है सुप्रीम, इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली सुप्रीम, एंड एक्सटर्नली सुप्रीम। तो जैसे एक्सटर्नली सुप्रीम क्या है, हम मान लीजिए नेपाल से कोई सामान लेना चाहते हैं, तो कोई देश हमको मना कर दे, कोई देश हमको मना किया, तो उसके लिए हम बाध्य नहीं है, हम स्वयं का निर्णय करने के लिए सक्षम है और इसके लिए हमको किसी का इंटरफेरेंस। तो एक्सटर्नली भारत क्या है, एक सुप्रीम है। इंटरनली भी क्या है, भारत सरकार जो आदेश पारित करेगा वही लागू होगा। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं जो भारत के सोवरेनिटी पर कभी कभी कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा कुछ फतवा जारी किया जाता है, तो इंटरनली जो सोवरेनिटी है उसको वो चैलेंज कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन भारत में वही चीज लागू होगा जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यानी भारत का इंटरनली क्या है, सुप्रीम है, और एक्सटर्नली सुप्रीम का क्या मतलब होता है, जैसे आप क्वेश्चन आ सकता है, क्या यूएनओ जो है भारत का सोवरेनिटी को असर करता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा, यूएनओ इसलिए नहीं करता है जो बिकॉज यूएनओ इज फॉर्म नॉट टू डिक्टेट अस, इट इज फॉर कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन सहयोग के लिए किया गया था, न कि शासन करने के लिए।
तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं जो यूएनओ से भारत का सॉवरेनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। शब्द है समाजवाद, सोशलिज्म। तो एक चीज याद रखेंगे, ये मूल संविधान में ये शब्द नहीं था समाजवाद, इसको 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो एक्चुअली में समाजवाद होता क्या है, तो ये एक सिस्टम है। तो जैसे हम लोग इसके लिए पूंजीवाद को अगर हम लोग समझना चाहें और समाजवाद को, तो इसमें दो चीज देखा जाता है, ऑनरशिप किसके पास है, यानी स्वामित्व तो किसके पास है, और दूसरा चीज क्या देखा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऑनरशिप प्राइवेट हैंड्स में रहता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट। और वहीं पर अगर हम बात करें तो समाजवाद का दो रूप है। एक हम लोग जैसे अगर ये शब्द 1950 को क्यों नहीं लागू किया गया, तो इसके बारे में उस समय समाजवाद का मतलब था मार्क्सवादी समाजवाद। तो यानी दो तरह का समाजवाद था, एक मार्क्सवादी और एक गांधीवादी। तो मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार क्या था, ऑनरशिप रहेगा सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, यानी इसका ऑनर कौन होगा, एक्चुअली में पब्लिक ही होगा, पीपुल ही होगा। और इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है मार्क्सवादी। लेकिन भारत में समाजवाद को इस अर्थ में नहीं लिया गया है, एक बहुत ही खूबसूरत गांधीवादी समाजवादी के रूप में लिया गया है, जिसमें समाजवाद को एक बहुत ही खूबसूरत रूप में लिया गया है। तो मार्क्सवादी समाजवाद क्या है, जो अगर हम लोग इसको देखते हैं, जितना भी कम्युनिस्ट कंट्री है, मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपया का है और 100 पब्लिक है, तो सबको 1-1 रुपया का मालिक कौन हो गया, ईच पब्लिक। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। भारत में समाजवाद को इस रूप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट के रूप में नहीं लिया गया, समान हिस्सेदारी नहीं लिया गया। यहाँ पर क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यानी जैसे मुकेश अंबानी के पास अगर 6 लाख अरब डॉलर है, मान लीजिए जो भी 6 बिलियन डॉलर है, तो हमारे पास नहीं है। भले हम लोग में डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल नहीं है, लेकिन हम भी उतना रुपया कमा सकते हैं, ये छूट है। यानी अपॉर्चुनिटी में क्या है, इक्वालिटी है। तो मार्क्सवादी समाजवाद को भारत में शामिल, इसीलिए इसको 1950 में शामिल नहीं किया गया था, बाद में। गांधीवादी समाजवाद क्या है, तो इसमें क्या होता है, ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, वेलफेयर ऑफ एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो हम लोग अगर समाजवाद शब्द को देखेंगे तो इसीलिए इसको उस समय नहीं लिया गया था, क्योंकि उस समय लेने का मतलब था मार्क्सवादी समाजवाद। समझ में आ गया? तो इसको हमारा मार्क्सवादी और गांधीवादी दोनों का मिक्सअप करके लिया गया है, जिसमें झुकाव किधर है, इट इज लीनिंग टुवर्ड द गांधीयन सोशलिज्म। नेक्स्ट शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। तो इसको बहुत लोग धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। तो पहला चीज है, जो धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, प्रयोग किया गया पंथ निरपेक्ष। तो ये क्यों किया गया है, क्योंकि भारत के जो संस्कृति में है, धर्म का मतलब क्या होता है, सत्य होता है। धर्म का मतलब क्या होता है, ईमानदारी होता है। धर्म का मतलब क्या होता है, न्याय होता है। धर्म का मतलब क्या होता है, मूल्यों से होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो धर्म से निरपेक्ष, यानी सत्य से निरपेक्ष, ईमानदारी से, न्याय से निरपेक्ष कोई सरकार नहीं हो सकती। तो इसी अर्थ से बचने के लिए धर्म निरपेक्ष के शब्द का प्रयोग नहीं कर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। अब दूसरी बात होता है, जो ये बाद में क्यों डाला गया संविधान में, पहले क्यों नहीं था। तो अगर उस समय 1950 के दौरान में, अगर 47-50 के दौरान में ये शब्द डाला जाता, तो उस समय धर्म सेकुलर शब्द का वास्तविक अर्थ था जो स्टेट एंड रिलीजन, दीज आर दो सेपरेट सब्जेक्ट। स्टेट को पब्लिक
अफेयर्स का विषय समझा जाता था और इसको प्राइवेट अफेयर्स माना जाता है। यानी देयर इज ए कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। इट मीन्स स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द मैटर ऑफ रिलीजन। तो जो वेस्टर्न में जो सेकुलर शब्द का अर्थ है वो इसी अर्थ में लिया गया है। जो सेकुलर का मतलब होता है स्टेट और रिलीजन के बीच कोई भी संबंध नहीं होता है। स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द प्राइवेट इश्यूज दैट इज रिलीजन। क्या भारत में इसी अर्थ में सेकुलर शब्द को लिया गया? तो भारत में इस तरह से नहीं लिखा गया। यानी ये रिलीजन के मामले में अगर ये थ्योरी हम लोग वेस्टर्न थ्योरी को माने तो इट शोस कंप्लीट न्यूट्रलिटी रिगार्डिंग रिलीजन। रिलीजन के बारे में ये एकदम उदासीनता दिखाता है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? तो भारत में इस अर्थ में नहीं लिया गया है। भारत में किस अर्थ में लिया गया है? तो भारत के संविधान प्रस्तावना में पहले से उल्लेख था बिलीफ का, उपासना का, अपना अपना क्या है अधिकार है, स्वतंत्रता है। तो ये तो पहले से ही लिखा था, फिर सेकुलर शब्द को जोड़ने का क्या मत था? तो यानी इसको पॉलिटिकल कारण से ज्यादा सेकुलर शब्द जोड़ा गया, ये चीज पहले से ही शामिल था। तो भारत में सेकुलर किस अर्थ में लिया गया है? तो भारत में सेकुलर को लिया गया है सर्वधर्म धर्म समभाव के अर्थ में। तो सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या हुआ? जो पहला मतलब हुआ जो स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। दूसरा अर्थ क्या है? ये सभी धर्मों से एक समान दूरी बना के रखेगा। इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एवरी रिलीजन, इट डज नॉट शो कंप्लीट न्यूट्रलिटी। यानी तीसरा चीज क्या है? जो ये जो राज्य जो है सभी धर्मों से समान दूरी बना के रखेगा। और तीसरा चीज क्या है? राज्य चाहे तो पॉजिटिव इंटरवेन कर सकता है। पॉजिटिव इंटरवेन मतलब किसी खास उद्देश्य, जिस तरह इंडिया में हम लोग देखते हैं जो कुछ मामलों में जो है अलग अलग लॉ है, हिंदू लॉ है, मोहम्मदन लॉ है, जैसे विवाह, शादी, डाइवोर्स, आपका जो उत्तराधिकारी, ऐसा केस में क्या देखते हैं हम लोग? हिंदू लॉ अलग है, मोहम्मदन लॉ अलग है। तो कहने का मतलब क्या है? जो स्टेट पॉजिटिव इंटरवेन कर सकता है रिलीजन का। और भारत में धर्म पंथ निरपेक्ष को किस अर्थ में लिया गया है? तो सर्वधर्म समभाव, एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, इस अर्थ। नेक्स्ट शब्द है डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो अब्राहम लिंकन का एक था, इट इज द रूल ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो कहने का मतलब क्या है? जनता पर, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन है। तो डेमोक्रेसी को अगर हम लोग कहें तो भारत डेमोक्रेसी दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जो हम किसी को चुने और जब चाहे फिर उसको हम लोग हटा दें, तो दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां पर हम किसी को चुनते हैं तो फॉर ए टाइम बिंग देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फिक्स। तो कहने का मतलब क्या है? उस टाइम के बीच में हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। तो भारत में किस तरह का लोकतंत्र पाया जाता है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, गणतंत्र। यानी जहां पर सर्वोच्च किसमें निहित है? हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू देखे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जहां संविधान या शासन किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। जनता सर्वोपरि होता है। तो ऐसा राज्य जहां पर उसका प्रमुख किसी वंश परंपरा से नहीं आता हो, यानी कोई भी व्यक्ति बन सकता है जो योग्यता रखता हो। तो कहने का मतलब क्या है? जो रिपब्लिक शब्द का अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इसका अर्थ है जहां का शासन का अध्यक्ष का चुनाव वंशानुगत ना हो, यानी उसके क्या हो? उसके लिए निर्वाचन का पद्धति हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेयर द हेड ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी फ्रॉम एनी पर्टिकुलर हेरिडिटी। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किए, प्रस्तावना। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग आगे भी और वीडियो क्लासेस लाते रहें इस लॉकडाउन के दौरान, जो आप अपने घर में बैठकर अच्छी से तरह से तैयारी कर सकते हैं। और क्लास के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू।